हाँ बच्चों, तो आज वाले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एकदम नया चैप्टर जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ये चैप्टर असल में तीन चीजें हैं, ठीक है। वर्क, वर्क के बाद कॉमा होना चाहिए, एनर्जी एंड पावर। तो इसमें तीन टॉपिक हैं, पहला वर्क, दूसरा एनर्जी और तीसरा पावर। और इन तीनों का आपस में मिला जुला रूप, ठीक है। मतलब वर्क कैसे एनर्जी में बदलेगा और पावर कैसे वर्क से या एनर्जी से रिलेटेड है, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में देखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर 11th में भी इस्तेमाल होता है, 12th के भी हर टॉपिक में इस्तेमाल होता है। आप सब लोग देखे ही होंगे, अभी इसी साल आपने 12th दिया है तो आपको आइडिया होगा कि जो एनर्जी, जो वर्क एनर्जी एंड पावर है, ठीक है, या वो वर्क एनर्जी कंजर्वेशन हो गया या वर्क एनर्जी थ्योरम हो गई, इस तरीके की सारी चीजें किस तरीके से देखी जाती हैं, ये सब हमें बहुत जरूरत पड़ती है इनकी। ठीक, तो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पहले टर्म को समझते हैं, ये वर्क क्या होता है बेटा। तो वर्क जो हम घरेलू लाइफ में जिसको वर्क बोल देते हैं कि आज यार बहुत काम किया, ठीक है, आप दिन भर दीवार को धक्का देते रहे, 2 बाल्टी आपने पसीना बहा दिया, लेकिन इफेक्टिव काम कुछ नहीं हुआ। आपकी दीवार खिसकी क्या? नहीं खिसकी, तो फिजिक्स मान लेगा कि वो वर्क नहीं है उसके मतलब का। फिजिक्स में वर्क तभी माना जाता है कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ और वो बॉडी फोर्स की दिशा में डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है। तो जो वर्क को डिफाइन किया जाता है, वर्क को ऐसे डिफाइन किया जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स और फोर्स की दिशा में डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर हम कोई एक छोटे से इंटरवल की बात करें, हमने बोला यहाँ पे हमने F का फोर्स लगाया और कोई भी चीज यहाँ पे डिस्प्लेस हो गई S, तो एक बात बताओ बेटा, डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अलोंग कितना हुआ? इधर की तरफ है S, तो फोर्स की तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया S cos थीटा। तो जो W हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? FS cos थीटा। बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं F वेक्टर डॉट S वेक्टर। ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। इनका जो FS cos थीटा है वो F वेक्टर डॉट S वेक्टर के बराबर निकल के आता है। तो बहुत सारे लोग इसको इस तरीके से भी यूज करते हैं। तो ये बात दिमाग में बैठी। अब होता क्या है, अक्सर ये फोर्स या डिस्प्लेसमेंट थोड़े थोड़े वेरी करते हैं। तो कोई छोटा सा वर्क DW वो हो जाता है F वेक्टर डॉट DS वेक्टर, करेक्ट। और वर्क जो है वो कैसा है? एक स्केलर है। इनफैक्ट डिस्प्लेसमेंट किसका? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और थोड़ा प्रिसाइज करके लिख दिया हमने, वर्क जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जिस पॉइंट पे वो फोर्स लग रहा है वो पॉइंट कितना डिस्प्लेस हुआ फोर्स की दिशा में, उसका गुणा फोर्स के साथ आपको वर्क दे देगा, उस फोर्स का वर्क कितना हुआ। अब वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल, ठीक है। या इसी को आप न्यूटन मीटर भी कह सकते हो, फोर्स न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर। तो न्यूटन मीटर भी कह सकते हो या जूल भी कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं, चलो अब देखते हैं कि वर्क डन जो है वो कैसे निकाला जाएगा। वर्क दो तरीके से निकलता है, एक जब कांस्टेंट हो, एक फोर्स जब वेरिएबल हो। जब कांस्टेंट होता है तो वर्क डन डायरेक्ट F वेक्टर डॉट S वेक्टर हो जाता है। और जनरली जो S वेक्टर होता है वो होता है आपका R फाइनल माइनस R इनिशियल। और अगर F वेरिएबल है तो जो वर्क डन निकल के आता है वो निकल के आता है F वेक्टर डॉट DS वेक्टर। अगर आपका F वेक्टर जो है वो FX I कैप F बाई J कैप FZ K कैप हो और DS वेक्टर हो DX I कैप D बाई J कैप DZ K कैप। अगर F वेक्टर ये हो, DS वेक्टर ये हो, तो जो वर्क डन होगा W,
वो हो जाता है आपका, अब इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा, डॉट प्रोडक्ट सबको आता ही आता है। तो जो वर्क डन निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स x1 से x2, एफ वाई डी वाई y1 से y2, एफ जेड डी जेड z1 से z2। ये हो जाता है कब, जब फोर्स वेरिएबल हो, और ये हो जाता है कब, जब हमारा फोर्स कांस्टेंट हो। बोलो दिमाग में बैठी बात? हाँ या ना? तो इसी को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, ऐसे करके आ गया। ds को ऐसे ही लिखा जा सकता है ना, x एक्सिस के अलोंग dx चले, y एक्सिस के अलोंग dy चले, z एक्सिस के अलोंग dz चले, तो dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप रख दो और आ जाएगा। करेक्ट है बात? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब नेक्स्ट एक आध क्वेश्चन देखा जाए इस पे, एग्जाम्पल 0, या नोट करके हम कुछ चीजें लिखवा दें आपको। नोट नंबर 1 बहुत सिंपल सा है कि अगर हमारा फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट हो जाए देन वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। आप जानते हो एफ एस कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 90 डिग्री रखोगे तो कितना आ जाएगा, 0। बोलो। इसका उपयोग आप ऐसे देख सकते हो कि भैया कभी भी कोई भी चीज जैसे सर्कुलर मोशन में होती है तो टेंशन इधर लगती है और डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर होता है, तो इसीलिए बोल देते हैं वर्क डन बाय टेंशन एक सर्कुलर पाथ पे 0 होता है। या एक सवाल बहुत घिसा पिटा आप सबने सुना होगा कि कुली का वर्क डन 0 होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब भी कभी कुली ऐसे खड़ा होता है तो नॉर्मल ऊपर लगती है और वो चलता है इधर की तरफ है, दोनों परपेंडिकुलर हो जाते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं कि वर्क डन कुली का 0 होगा। ये बात समझ में आई? दूसरी चीज, पहले इसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी? बोलो बेटा, है क्या? नहीं। दूसरा है वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट, पाथ नहीं सॉरी, फ्रेम डिपेंडेंट। इसको फ्रेम डिपेंडेंट होता है, कहां से देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है। जैसे एक 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, या v0 मीटर पर सेकंड, v0 की वेलोसिटी से जा रहा था ऊपर की तरफ, m मास का ब्लॉक। अगर कोई ये पूछे कि वर्क डन इन t सेकंड, तो जब a से पूछा जाएगा तो a को वर्क इसका कितना दिखाई देगा, 0, क्योंकि a को m का डिस्प्लेसमेंट कितना है। देखो n mg के हमेशा बराबर होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, तो f इंटू डिस्प्लेसमेंट इसको क्या दिखेगा, 0। और b के लिए क्या हो जाएगा, जो वर्क डन निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, f की जगह क्या लिखोगे आप, mg इंटू v0t। करेक्ट है? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, यस सर। तो सेम फोर्स है, वर्क डन बाय नॉर्मल इन टी सेकेंड, तो इस केस में तो 0 आ रहा है, मगर इस केस में कुछ नॉन नेगेटिव आ रहा है, कुछ नॉन 0 आ रहा है, नॉन नेगेटिव नहीं। तो ये दोनों जो है वो कैसे हो गए, अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? तो सेम फोर्स का वर्क जो है वो अलग अलग फ्रेम से अलग अलग दिखता है। बात समझे? नहीं आई? समझ गए? चलो अब देखते हैं आगे की चीजें, एक आध दो सवाल देखे जाएं, या एक मान के चल रहे हैं अभी आप लोग जो है थोड़ा सा चीजें थोड़ा बता ही दें अलग से।
डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। अगर आपने यहाँ एफ लगाया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ एस का, तो वर्क डन यहाँ कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट यहाँ किया मगर फोर्स यहाँ लग रहा था, ये वाला एंगल थीटा था, तो चाहे तो देखो एफ का कंपोनेंट निकाल लो और चाहे डिस्प्लेसमेंट का निकाल लो, इधर की तरफ कितना हो जाएगा, वैसे इसमें क्या होगा, जीरो। जीरो। तो एफ का ये वाला कंपोनेंट है वो कोई वर्क नहीं करेगा, और ये वाला कंपोनेंट कितना वर्क करेगा, माइनस एफ इंटू एस कॉस थीटा। करेक्ट है। तो ये बात समझ में आई। ये हमने तीन छोटे छोटे नोट करके ये बातें बताई कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान देनी है इसमें। आई होप समझ में आ गई होंगी। यस। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो। चलो नेक्स्ट टास्क है इसी में, वो है, देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड वर्क डन बाय अ फोर्स F vector equals to 2i cap plus 3j cap minus k cap in moving a particle from 102 to 3,5,9। एक फोर्स को यहां से यहां तक वर्क करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। करो इसको बेटा फटाफट। अच्छा चलो ठीक, चलो आ गया। पहले निखिल का आया 12 जूल, फिर सर्वोत्तम का आया 12 जूल, अब पीयूष का आया 12 जूल, और किसका आ रहा है 12 जूल। तो शिवानी सर 12 जूल। किसका, यूजर मतलब बिंदवासिनी। जी सर, जी सर। यार तुम्हारा नाम ऐसा क्यों रखा, बिंदवासिनी तो लड़की वाला नाम होता है। लगभग लगभग आ गए सबके, ठीक है। तो चलो देखते हैं कहां से कहां तक जा रहा है वो, 1,0,2 से 3,5,9 तक। तो एक बात बताओ बेटा, जो वर्क होता है वो क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एफ कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और एस वेक्टर क्या हो गया, 3 माइनस 1 i कैप, 5 माइनस 0 j कैप प्लस 9 माइनस 2 k कैप। ऐसे नहीं, ऐसे देख लो, करेक्ट है, बोलो। आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, तो डॉट करके लिखा हमने 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो कितना आ जाएगा यहां से, 6 प्लस 15 माइनस 7। अगर हम गलत नहीं है तो सही है। यस सर। इसमें से एक और चला गया तो 14 जूल आ रहा। 12 कहां से आ रहा है तुम लोगों का सर? वो 9। अच्छा इसको तुम क्या समझ गए थे, 9। तो 9 है ना, 9 माइनस 2 करोगे तो कितना होगा, 7 होगा ना। 7 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -7 आएगा, और इधर था 5, जब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, और इधर कितना था, 3 माइनस 1 2 होगा यहाँ पे, 2 होगा इधर। सही है। चलो कितना आ रहा है यहाँ से, 12 जूल। 12 जूल करेक्ट। चलो बहुत बार ये भी होगा कि आपको फोर्स निकालना पड़ेगा, और फिर फोर्स निकालने के बाद फिर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। वो सवाल कैसे होते हैं, जैसे अबे तेरी तो बन गया, चलो कोई बात नहीं।
इसको कटा दो, या कटाओ नहीं, h मान लो, चलो इसको, इसका मास है m, इसका मास है 2m। क्वेश्चन इज फाइंड वर्क डन बाय टेंशन, फाइंड वर्क डन बाय टेंशन, ठीक है, कहां से कहां तक, फ्रॉम गिवन सिचुएशन टू, ठीक है, गिवन सिचुएशन टू द सिचुएशन when 2m is just about to hit the ground। बोलो, जब 2m जमीन पे जस्ट गिरने वाला होगा, हिट करने वाला होगा, उस टाइम पे टेंशन ने कितना वर्क किया होगा इस m पे। अरे यार रुको रुको, फाइंड वर्क डन बाय टेंशन, एक मिनट, क्वेश्चन अधूरा है, ऑन m, find work done by tension on m from given situation to the situation when 2m is just about to hit the ground। चलो करो इसको। हाँ बेटा, माइनस कितना आ रहा है, -3 साथ कुछ और करना पड़ेगा, माइनस में नहीं आएगा क्योंकि टेंशन इधर की तरफ लग रही, इधर t है, इधर 2t लग जाएगी, तो जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो, एक ही दिशा में, अगर ये h है तो ये कितना चलेगा बेटा, h/2, नहीं 2h, सॉरी, ये 2h चलेगा। क्यों चलेगा 2h, क्योंकि अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट s मान लेते तो t इंटू एस इक्वल्स टू, या t इंटू एस इक्वल्स टू -2t इंटू h इक्वल्स टू 0। जो वेलोसिटी के लिए था वही डिस्प्लेसमेंट के लिए, वही एक्सेलरेशन के लिए होता है। तो s इक्वल्स टू कितना आ गया 2h, तो ये कितना चल जाएगा 2h। तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता चल गया 2h लिख दिया, फोर्स और पता चल जाएगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से मिल जाएगा ना वर्क डन। तो फोर्स कैसे निकलेगा, पहले 2m की एफबीडी बनाओ, 2mg माइनस 2t इक्वल्स टू 2ma, mg माइनस t इक्वल्स टू ma। ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस पे अगर हम देखें, इधर mg है, इधर n है, इधर t है, और एक मिनट, अगर इसका एक्सेलरेशन a मानते हैं तो इसका एक्सेलरेशन 2a हो जाएगा। जो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन वही एक्सेलरेशन का। इसके लिए क्या लिखोगे, t इक्वल्स टू 2a, उठा के यहां पुट कर दें, a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, mg/3। दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा है, a इक्वल्स टू mg/3 आ गया। अब देखो बेटा, t की वैल्यू आपको निकालनी है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2mg/3, टेंशन हो गई 2mg/3। अब देखो, अच्छा टेंशन की वैल्यू अगर 2mg/3 है, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, आ गया वर्क डन। एक क्वेश्चन और दें, एक क्वेश्चन और दिया जाए। सर इक्वेशन नहीं समझ में, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। अबे क्वेश्चन ये कह रहा था कि फाइंड वर्क डन बाय टेंशन ऑन m, m पे जो टेंशन लग रही है उसने कितना वर्क किया, कब से कब तक। देखो वर्क डन जो है वो एक टाइम, मतलब वो एक पीरियड के लिए डिफाइन होगा, एक इंटरवल के लिए डिफाइन होगा। ऐसा नहीं होगा आपका कि आप बोल दो कि t इक्वल टू 2 सेकंड पे वर्क कितना है, नहीं, आपको ये बताना पड़ेगा कि कब से कब तक का वर्क आपको चाहिए। तो ये बोला जा रहा है जो गिवन सिचुएशन है वहां से लेके जब ये 2m वाला जमीन को जस्ट हिट करने वाला होगा, वहां तक में इस टेंशन ने कितना वर्क किया।
ये पूछा गया। तो भैया वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर ये h नीचे जाएगा उतने टाइम इंटरवल में तो ये 2h जाएगा। अगर इसका एक्सेलरेशन a होगा तो इसका एक्सेलरेशन 2a होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता चल गया कि 2h है। अब किसी तरीके से टेंशन निकल के आ जाए, तो टेंशन निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने इसकी एफबीडी बना के इक्वेशन लिखी, इसकी एफबीडी बना के इक्वेशन लिखी और सॉल्व करके टेंशन निकाली। टेंशन आई 2mg/3। जब टेंशन 2mg/3 आ गई, ठीक है, इस पे, तो आपने फोर्स भी निकाल लिया। डिस्प्लेसमेंट आप पहले ही निकाल चुके थे। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों की दिशा सेम है, सेम दिशा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गए, नहीं तो बीच में एक cos थीटा भी आता। करेक्ट है, बोलो समझ में आया? यस सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। देखो नेक्स्ट, अगला है एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे ही दे दें। यस सर, यस सर, प्रैक्टिस चलो हो करो जाएगी। करो करो, एक इजी क्वेश्चन दे दे रहे, ऐसे ही दे दे रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दे रहे हैं। फाइंड वर्क डन बाय T on M in first T second. Find work done by T on M in first T second. चलो बनाओ। इसमें डिस्प्लेसमेंट भी निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ेगा। चलो करो। सर रिकॉर्डिंग ऑफ है आपकी? सॉरी, ऑडियो। अच्छा, ऑडियो बंद था और हम बोले जा रहे थे। हमने अभी देखा था। हाँ वही हम कह रहे हैं, हम बोले जा रहे हैं। हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले। हमने बोला, हम तुमसे पूछ रहे थे गेंदेबाशनी, तुम्हें अगर प्रॉब्लम आती है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम एक काम करो, यूट्यूब पे जाओ और सर्च करना हमारा नाम, उस पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट है तुम्हारे क्रैश कोर्स की अलग से, उसमें जितने भी लेक्चर होते जा रहे हैं हम डालते जा रहे हैं, ठीक है? तो
टी। आज पहला लेक्चर है क्या बिंदवासिनी? जी सर। है ना? तो टेंशन नहीं लेना है बेटा कोई भी, ठीक है? जितना समझ में आए समझो। बाकी पुराने लेक्चर्स बहुत बेसिक से शुरुआत करके हमने एक एक चीज बताई है, ठीक है? तो एनएलएम के 3 लेक्चर पढ़े हैं, तीनों देख लेना बेटा, ठीक है? अभी हमसे जब हम अभी रिकॉर्डिंग जब थोड़ा देर बंद कर देंगे तो हमसे नंबर ले लेना, हमारे नंबर पे हाई लिख के भेज देना, या बोल देना कि सर हमें वो रिकॉर्डिंग के वो बता दो, लिंक हम लिंक दे देंगे, ठीक है? और नहीं तो तुम यूट्यूब पे भी सर्च कर लेना, अभिषेक निरंजन नाम है हमारा, ठीक है? उस पे एक अलग से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है क्रैश कोर्स की, उससे उठा के देख लेना, ठीक है? शुरुआत के लेक्चर्स देख लो बेटा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और तो कोई नया नहीं है दिया? और कौन है नया बेटा? और तो कोई नया नहीं है ना? क्यों दिया? बाकी सब पुराने ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये टेंशन निकालनी है। टेंशन निकालने के लिए हम यहाँ पे लगाया mg। सबसे पहले तो वर्क डन जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये फोर्स पता चल जाए। हमारे हिसाब से 6m नीचे आएगा, A2 बोल दिया, इसको A1 बोल दिया, ठीक? अब ये पहले फोर्स निकाल लें और टी टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल लेंगे और बात बन जाएगी। तो अगर हम देखें यहाँ पे, इसमें जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, T माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए। और यहां से जब देखोगे तो क्या बनेगी, लेकिन होता क्या है, अननोन होते हैं 3 और इक्वेशन बनती है 2, तो आपको एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट। हालांकि हमने आपको एक सीक्वेंस बताई है टेक्फी करके, ठीक है? एनएलएम में देख लेना, सबसे पहले लिखी जाती है टेंशन, फिर एक्सेलरेशन असाइन करे जाते हैं और फिर कंस्ट्रेंट मतलब एक्सेलरेशन के बीच की रिलेशन जो होती है। तो वो यहां से देख लो, टी इंटू ए माइनस 3t इंटू ए नहीं a1 a2 इक्वल्स टू 0। टी से टी कट गया, a1 इक्वल्स टू 3a2। तो अगर आप इसको a मान लेते हो तो ये कितनी हो जाएगी, 3a, ठीक है? चाहे रहने दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। a1 इक्वल्स टू 3a2 है, यहाँ पे फटाफट फटाफट रख के जोड़ लो, 3 इसमें से कट गए, कितनी आई, 2mg माइनस टी इक्वल्स टू 2m a2। जोड़ दें तो यहां से क्या आ गया, mg इक्वल्स टू m इंटू 3a2 प्लस 2ma2। m कट गया, 2 और 3 5, a2 इक्वल्स टू g/5, a1 इक्वल्स टू 3g/5। दोनों एक्सेलरेशन आपके सामने रखे हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। दिया बेटा, परेशान नहीं होना, नए हो अभी, आपको हम बता रहे हैं, आप डेफिनेटली ये सब चीजें इतनी इजीली सीख लोगे। आप एनएलएम वाला चैप्टर खोलना, एनएलएम वाले चैप्टर में ऐसे भर के सवाल हमने देखे हैं। अब बाकी लोगों का क्या है, बाकी लोग इसको सब करना जानते हैं, ठीक है? तो इसलिए हो रहा हो, परेशान नहीं होना है बेटा। अभी हम आपको लिंक भेज देंगे, आप आराम से खोल लेना उसको, ठीक है? हम आपके ग्रुप में ही लिंक पेस्ट कर देंगे प्लेलिस्ट की, ठीक है? आराम से सारे लेक्चर्स हो जाएंगे उस पर। A1 की वैल्यू 3g/5 है, A2 की वैल्यू g/5 आ गई। अब देखो टेंशन की वैल्यू और निकालनी है, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, T इक्वल्स टू mg प्लस m इंटू A1। तो कितना आया, mg के बाद 3mg/5, तो 8mg/5 आ गया। तो आपको फोर्स पता है और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 3a इंटू टी स्क्वायर या a1 इंटू टी स्क्वायर। S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया, u की वैल्यू 0 है, a1 की वैल्यू कितनी दी गई, 3g/10 टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, फोर्स है आपके पास, जो वर्क डन निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, 8mg/5 इंटू 3g/10। बस सॉल्व करा के देख लो इसको, दाएं बाएं जैसे जैसे करके ले जाओ, कर लोगे बेटा? हो गया, हो गया था? कितने लोगों का सही आ गया था? मेरा
चलो, और किसका सही? उत्कर्ष का सही था। यस सर। चलो, और बाकी शिवानी कहाँ चली गई है? आज ये गायब दिख रही है। चलो कोई बात नहीं है, आगे बढ़े बेटा। निखिल यस सर। आया? यस सर, आ गया। चलो ठीक। मुस्कान? सर्वोत्तम चुप बैठा है आज। नहीं सर, आ गया। आ गया था, चलो ठीक। यस। देखो बाकी बच्चे परेशान नहीं होना, कतई नहीं सोचना हाँ मुस्कान का भी आ गया, चलो गुड। देखो बाकी लोग भी परेशान नहीं होना बच्चा, एकदम से आप बिल्कुल बेझिझक अभी लेक्चर देखना, पुराने वाले सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अचानक से बेटा अब पुरानी चीजें फिर से दोबारा पूरी पढ़ाई नहीं जा सकती, आप उनके लिए थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना, घर पे आराम से देखना उनको, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलो तो हमने ये जितने भी वर्क डन के क्वेश्चन थे थोड़ा थोड़ा समझ में आए? बोलो, वर्क डन निकालना सीखे आप? अब हम कुछ स्टैंडर्ड टाइप यस सर। अब हम कुछ स्टैंडर्ड टाइप के वर्क डन देख रहे हैं। जैसे वर्क डन बाई, सबसे पहले होता है देखो mg, वेट कितना वर्क करता है? m है, ये हाइट h2 है, ऐसे घुमा फिरा के इधर इधर से इधर तक ले गए, mg नीचे नीचे की तरफ लग रहा था, यहां से यहां तक s ले गए आप, ये एंगल थीटा है लेट सपोज, ठीक। तो जो वर्क डन होगा इस वाले केस में, अगर हम बोलते हैं कि वो W1 है, हम यहां से एक बॉडी को दाएं बाएं ले जाके यहां तक ले गए, डिस्प्लेसमेंट देखा जाएगा, जब कांस्टेंट फोर्स होता है तो उसका वर्क डन क्या होता है? W इक्वल्स टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर, और S वेक्टर केवल इस बात पे डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल सिचुएशन पे, डिस्प्लेसमेंट यही तो हुआ, चाहे जिस रास्ते से ले जाओ, ठीक है। अगर आप किसी भी ब्लॉक को h हाइट ऊपर लेके जा रहे हो तो जो वर्क डन निकल के आएगा इस S का कौन सा कंपोनेंट होगा? mg नीचे की तरफ है और इस S का cos थीटा ऊपर की तरफ है, और S cos थीटा आप जानते हो, S cos थीटा अगर ये S है, S cos थीटा इक्वल्स टू है h1, तो W1 की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस mg h1। अगर किसी बॉडी को, अरे दिख रहा ही नहीं था बेटा, अगर किसी बॉडी को आप h हाइट ऊपर तक ले जाओगे तो उसका वर्क डन ग्रेविटी का क्या हो जाएगा? माइनस mg h1, और अगर h हाइट नीचे लेके आओगे, h2 हाइट नीचे लेके आओगे तो क्या होगा? तो यही mg है, ये s जो कहते हो, अगर इसमें जो वर्क डन है वो W2 है तो h नीचे लाने में जो वर्क डन हो जाएगा W2 वो हो जाएगा प्लस mg h2। तो किसी भी बॉडी को अगर आप h लेवल नीचे ला रहे हो, लेवल का मतलब है कि एक ऐसे करके ले जा रहे हो तो कोई वर्क नहीं है, लेकिन अगर आप h नीचे लेके आए, अगर आप किसी बॉडी को h नीचे लेके आए तो वर्क डन कितना हो जाएगा? mg h। समझ में आया? जैसे यहां पे थी कोई चीज, यहां लेके आए तो वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा? mg h, ठीक है, प्लस के साथ, और अगर यहां से ऊपर लेके गए h तो माइनस mg h। करेक्ट है ये बात? बोलो, समझ में आई? चलो यस सर। ठीक है। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट वर्क होता है, वो होता है स्प्रिंग का वर्क। प्रूफ करवा दें कि लिखा दें डायरेक्ट? क्यों बेटा? लिखा दीजिए, हाँ बस लिखा दीजिए। लिखा दें यस सर। कि आगे बता दें कि कैसे निकल के आया? चलो डायरेक्ट बता दे रहे हैं। वर्क डन बाय स्प्रिंग होता है हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर। एक्स इनिशियल होता है इनिशियल कंप्रेशन और इलोंगेशन, एक्सएफ होता है फाइनल कंप्रेशन और इलोंगेशन। आपको एक डायग्राम या आपको एक क्वेश्चन की मदद से समझ में आएगा। जैसे ये कोई स्प्रिंग थी, ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, यहां से पहले ये x0 दबी थी, बाद में आपने इसको फर्दर
खींच के यहां से कितना बढ़ा दिया, 2x नॉट बढ़ा दिया, तो जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स इनिशियल कितना है, इनिशियल कॉम्प्रेशन कितना था, कॉम्प्रेशन हो चाहे एलोंगेशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनिशियल कॉम्प्रेशन कितना था एक्स नॉट, तो हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस हाफ के 2x नॉट का स्क्वायर, ये हो जाएगा वर्क डन बाई स्प्रिंग। बोलो समझ में आई बात? यस सर। चलो वेरी गुड। तो दो चीजों का वर्क डन देख लिया, करेक्ट है। अब लगे हाथों एक चीज का और वर्क डन देख लें, वो होता है फ्रिक्शन फोर्स। देखो वर्क डन बाई फ्रिक्शन, अगर कोई भी चीज इस तरीके की है बेटा, कोई भी चीज इस तरीके की है, यहां पे रखी है एम मास की, अगर वो घूम फिर के यहां से यहां तक आती है, ये हाइट है h, ये हाइट है x नॉट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू था, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो है वो हो जाता है माइनस म्यू एम जी एक्स नॉट। बात करेक्ट है? अब चाहे ऐसे भी ले जाया जाए तब भी, अगर ये यहां से यहां तक गई, एस गई, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, माइनस म्यू एम जी इंटू एस। समझ में आई बात? तो फ्रिक्शन का वर्क डन भी देख लिया आपने, स्प्रिंग फोर्स का भी वर्क डन देख लिया, साथ ही साथ आपने एक ग्रेविटेशनल फोर्स का भी वर्क डन देख, ग्रेविटेशनल फोर्स ना कहो उसको, वेट का वर्क डन भी देख लिया, करेक्ट है। तीनों के वर्क डन आपने देख लिया इंडिविजुअली। बताओ बेटा, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। चलो, कोई दिक्कत परेशानी लगे तो बेझिझक टोक देना बेटा, समझे? तुम दोनों लोगों स्पेशली स्मृति, अच्छा ये मैम होंगी, ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, करेक्ट है बात। कोई दिक्कत परेशानी लगे तो बेझिझक बताना बेटा, ठीक है? यस सर। चलो, तुम्हें समझ में आ रहा है बिंदवासिनी बेटा? जी सर। चलो ठीक, आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट, अगर हम अगली बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल है, वैसे एग्जांपल ना देके कहो तो हम डायरेक्ट जो है अब इनके एप्लीकेशन पे पहुंचे और आपको एक थ्योरम बताएं जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है? Yes, तो sir. एग्जांपल हमने देख लिए काफी, अब हम अगले एक टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो क्या कहती है, देखो आपने F इक्वल्स टू एम ए बहुत अच्छे से देखा होगा, देखा है? और F को क्या लिख सकते हो, m इंटू वी डी वी बाई डी एस, यहां से आ जाएगा एफ डी एस इक्वल्स टू एम वी डी वी, यहां से इंटीग्रेट कर दें। Yes, ये sir. क्या हो रहा है, ये चीज क्या है, एफ नेट होता है ना ये, तो एफ नेट इंटू डी एस, ये क्या हो गया, इट इज वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस। और इसको V इनिशियल से या V1 से V2 तक ले जाओ या V इनिशियल से V फाइनल तक ले जाओ, तो कट पिट के आ जाएगा हाफ एम V फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम V इनिशियल का स्क्वायर। तो यहां से आ जाता है कोई भी चीज कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये अभी हम वर्क हमने पढ़ा दिया था, अब हम एनर्जी पे और आए जा रहे हैं, हालांकि हमें पहले एनर्जी पढ़ानी चाहिए थी, लेकिन आप लोग जो है मान के चल रहे थे एनर्जी थोड़ा थोड़ा जानते हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, अभी हम बात करेंगे उसकी, ठीक है? हम अभी पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहे, आज हमने एनर्जी को थोड़ी देर के लिए अलग रखा हुआ है, हम एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ाएंगे कल, क्योंकि अगर हम दो चीजों को एक साथ पढ़ा देते हैं, पहली है वर्क एनर्जी थ्योरम और दूसरी है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो हौच पौच हो जाता है, घिचपिच हो जाती है, दोनों एक साथ एक दिन पे पढ़ाए जाना बहुत खतरनाक होता है, पुराना अनुभव है, तो उसके हिसाब से बता रहे।
तो हमारे हिसाब से अभी हम बता रहे हैं आपको, केवल इतना इतना आप सब लोग जानते हो, काइनेटिक एनर्जी हो जाती है हाफ mv²। करेक्ट है? तो यही बी फाइनल का स्क्वायर ये हो गई काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो एक थ्योरम होती है जिसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। एक सवाल का जवाब देना, ये वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, किससे निकल के आई है? F इक्वल्स टू ma से। F इक्वल्स टू ma हर जगह लगता है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। तो W ऑल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी में भी कोई अपवाद नहीं है। बात समझ रहे हो? कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। अब हम अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछें बहुत सिंपल सा कि वर्क एनर्जी थ्योरम कब कब एप्लीकेबल होगी, तो जवाब है वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा एप्लीकेबल होगी। वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा एप्लीकेबल होगी, ठीक है। अब ये वर्क एनर्जी थ्योरम में होता क्या है, एक बात बताओ, क्या जब हीट निकल रही हो या साउंड निकल रहा हो, जैसे आपने मान लो इसको यहां से खिसकाया, एक ब्लॉक को रखा, जब ये नीचे आएगा तो इसमें हो सकता है कुछ खड़खड़ खड़खड़ की आवाज करते हुए ये नीचे आ रहा हो, और ये गर्म भी हो रहा हो, तो इसमें हीट भी निकल रही हो और साउंड भी आ रहा हो। तो हीट और साउंड अगर दोनों आ रहे हैं, हीट और साउंड अगर दोनों आ रहे हैं, तब भी क्या ये वर्क एनर्जी थ्योरम एप्लीकेबल है? जवाब मिलता है हाँ है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा एप्लीकेबल होती है। एक एग्जांपल देखो और आराम से आपको सब कुछ क्लियरली पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल कैसे इसको लगाते हैं, या इसके स्टेप्स बता दें आप लोगों को, नए हो स्टेप्स देखो। चलो स्टेप्स में जो सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहले तो आपको इनिशियल और फाइनल सिचुएशन समझनी होती है। सबसे पहला काम क्या करोगे, आप पहले सिचुएशन को आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई द सिचुएशन, ठीक, एनालाइज, आइडेंटिफाई नहीं, एनालाइज एंड आइडेंटिफाई इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आपको एक सिचुएशन को पहले आइडेंटिफाई करना है, उसमें से इनिशियल और फाइनल पोजीशन निकालनी है, करेक्ट। अब आता है दूसरा, सिचुएशन को आइडेंटिफाई करके आपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन निकाल ली। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फिर आपको क्या अप्लाई करना होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू W ऑल, सारे फोर्सेस का वर्क डन, और आपका काम बन जाता है। याद रखो बेटा, ये इक्वेशन जो आई है, ये इक्वेशन F इक्वल्स टू ma से ही आई है। तो कभी भी अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि एक इक्वेशन हम F इक्वल्स टू ma से बना लेंगे, तो जब भी कभी आप इसको अप्लाई करते हो तो पहले आपको सिचुएशन को एनालाइज करके दो पोजीशंस पकड़नी होती, इनिशियल और फाइनल, फिर उसके बाद उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, करेक्ट है। बस यही दो काम करने होते हैं। और होता क्या है, आप जानते हो कि शुरुआत तक अभी आपने किस चीज का इस्तेमाल किया, F इक्वल्स टू ma का। ऐसा नहीं है कि F इक्वल्स टू ma का इस्तेमाल करके आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये भी F इक्वल्स टू ma के इंटीग्रेशन से ही आई है। बहुत बार लोगों के दिमाग में ये भी होता है कि F इक्वल्स टू ma लिख के उसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल लेंगे तो दो इक्वेशन हो जाएंगी। दो इक्वेशन अलग अलग नहीं होंगी बेटा, वो सेम इक्वेशन है, करेक्ट है। और एक बात समझ लो जरा, इसके फायदे क्या क्या होते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम के फायदे होते हैं कि जब आपको डायरेक्ट स्पीड से डील करना हो, आपको डायरेक्ट पता करना हो, कहीं स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, अगर दिशा पता हो तो आपको ये वाली जो इक्वेशन है वो डायरेक्ट रिजल्ट दे देती है। अदरवाइज आपको अगर वेलोसिटी निकालनी है तो आप किस चीज की मदद लेते थे? वेलोसिटी निकालने के लिए आपका अब तक का अप्रोच क्या था कि पहले एक्सेलरेशन निकालो, फिर एक्सेलरेशन को अगर कांस्टेंट आता है तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या v इक्वल्स टू u प्लस at, या v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s लगा के कर लो, यही थी ना अप्रोच। और अगर नहीं आता है तो f इक्वल्स तो जो a इक्वल्स टू dv बाई dt लिखो, फिर उसको इंटीग्रेट करो, यही अप्रोच रहती थी। लेकिन अब इसको जानने के बाद आपके पास एक और चीज समझ में आने लगेगी कि आप डायरेक्ट इसको लगा के वेलोसिटी से डील कर सकते हो। तो इनके फायदे हैं, इसका फायदा है कि ये आपको डायरेक्ट वेलोसिटी से डील करा देती है, ठीक है। तो अभी आपको जो बातें कह रहे हैं हम, वो सब बातें बड़ा बेकार सी लग रही होंगी, जब तक आप कोई सवाल देख के उसका यूज नहीं समझते हो तब तक ज्यादा अच्छे से समझ में आता नहीं है। तो एक क्वेश्चन देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बेटा,
क्वेश्चन बहुत सिंपल सा दे रहे हैं हम। पहले एग्जाम्पल 0 है। एग्जाम्पल 0 ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई इस तरीके की पिक्चर है कि हमने एक यहाँ पे m मास का ब्लॉक ले रखा है, ये 2m का है, ठीक। अगर स्पीड वगैरह कोई पूछे डायरेक्ट, तो आपका ध्यान एक बार जाना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सवाल वर्क एनर्जी थ्योरम से बहुत आसानी से हो जाए। अगर ये कहा जाए कि जब ये h नीचे आ जाएगा उस टाइम पे इस m की वेलोसिटी क्या होगी या m की स्पीड क्या होगी, velocity of m when 2m is just about to, अरे यार इसको छोड़ो, इस सवाल को 1 मिनट के लिए छोड़ दो। इस सवाल को वैसे तो चाहे तो देख लें, कहो तो देख लें क्या इस सवाल को, लेकिन इस सवाल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। हम इस सवाल को थोड़ा बाद में लेने वाले हैं। पहले एक एकदम इजी क्वेश्चन लेते हैं ताकि सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे आसान क्वेश्चन है कि अगर हमने एक जमीन ली इस तरीके से, एक ब्लॉक लिया, नीचे वाली सरफेस स्मूथ है, यहां पे एक स्प्रिंग फंसी हुई है के की, मासलेस स्प्रिंग है, इसे V0 की वेलोसिटी दे दी गई और पूछा जा रहा है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ठीक, तो मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग पूछा जा रहा है। एक बात आप हमें बताओ कि हो क्या रहा होगा इस सवाल में। इस सवाल में जब इसको वेलोसिटी दी जा रही होगी तो धीरे धीरे करके ये इससे इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करने के बाद धीरे धीरे करके इसको दबाना शुरू कर देगा, दबाना शुरू कर देगा, और जब दबा देगा तो जिस टाइम पे ये मैक्सिमम कंप्रेस्ड स्टेट होगी उस टाइम पे इसकी स्पीड क्या हो चुकी होगी, इसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, 0। मैक्सिमम कंप्रेस्ड स्टेट में वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, 0। तो ये तो हो गई हमारी इनिशियल सिचुएशन। जो हमारी फाइनल सिचुएशन होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, शुरुआत में जब नए नए हो तो 2 डायग्राम बना लिया करो। फाइनली जब ये मैक्सिमम कंप्रेस्ड हो चुका होगा तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 0। ये फाइनल है। अब इनिशियल और फाइनल के बीच में आप लगा दो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय कौन कौन से फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन, mg और स्प्रिंग फोर्स। हमारे हिसाब से तो यही 3 लग रहा है। पूरे मोशन के दौरान कौन कौन से फोर्सेस पिक्चर में आएंगे, एक तो वेट इसका, दूसरा इसकी नॉर्मल रिएक्शन, तीसरा इसकी स्प्रिंग फोर्स, यही 3 लगेंगे। अरे बोलो, यस लगेंगे ना ये 3। तो Yes, देखो sir. बेटा, सबसे पहले तो नॉर्मल ने कितना वर्क किया, शुरू में अलग अलग कर लो इसको। नॉर्मल ने कोई वर्क नहीं किया, mg ने कोई वर्क नहीं किया। mg का वर्क तब होता है जब ब्लॉक या तो लेवल से नीचे आए या लेवल से ऊपर रहे। लेवल पे ही रहेगा तो mg का वर्क डन 0 होगा। चलो ठीक। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन क्या हो जाएगा, हाफ के x इनिशियल कितना है, 0। अभी स्प्रिंग बिल्कुल नहीं दबी थी, बाद में कितनी दब गई, x0। हाफ के x इनिशियल मतलब 0 माइनस हाफ के x फाइनल माने x0 का स्क्वायर। बस यहां उठा के पुट कर दो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है बेटा, k फाइनल माइनस k इनिशियल इक्वल्स टू 0 प्लस 0, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन आया माइनस हाफ के x0 स्क्वायर। बोलो k फाइनल कितना है बेटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। इनिशियल कितनी है, हाफ से हाफ कटा, माइनस माइनस कट चुके थे, x0 की वैल्यू कितनी हो गई, m/k अंडर रूट इंटू V0। बोलो ये करेक्ट है, यस सर। समझ में आई ये बात, यस सर। चलो अब एक दूसरा सवाल लिखो। ये सवाल तो हमने आपको बताया, समझ में आया ये कि नहीं आया, हमारे हिसाब से आप इसको एक बार खुद से करके देखो।
जिन्हें आता है वो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता है एक बार इस सवाल को अपने से करके देखो। अगले वाले सवाल को देखें। खुद से करके देखा ये सवाल, पहले ये बताओ, खुद से करके देखा ये क्वेश्चन यस सर। सबने? यस सर। चलो तो अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखें। बिल्कुल एक ही जैसे दो क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। बिल्कुल इससे मिलता जुलता सवाल है बेटा। अगर एक इंक्लाइंड प्लेन है, एच हाइट से, यहां से एक एम मास का पार्टिकल छोड़ा गया था, सारी सरफेस स्मूथ है, के का स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन है अब बताना है आपको मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। फिर से वही क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। कितना आ रहा है बेटा? अंडर रूट में mv स्क्वायर प्लस mgh बाई 2k। देखते हैं, चलो देखो इधर, ये m है, h हाइट थी। एक बार बताओ, जैसे ये थी इनिशियल सिचुएशन, फाइनल को हम यहीं पे बना दें ऐसे करके? एक्स नॉट केस में कॉम्प्रेशन था। अब इसमें अगर देखो तो ये है हमारी फाइनल सिचुएशन, ये है हमारी इनिशियल सिचुएशन। फाइनल रेड से बना दे रहे हैं। अब रेड कहां से बन पाएगी यार, ये होगी फाइनल। चलो ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस हो जाएगा। कौन कौन से फोर्सेस हैं? वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। बेटा जीरो से स्टार्ट करी थी और जीरो पे पहुंच गई, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 0 माइनस 0। mg का वर्क कितना हो गया बेटा? mg नीचे लगता है और नीचे ही डिस्प्लेस हो रहा है, तो कितना हो रहा है? mgh। नॉर्मल का वर्क 0 होगा, क्यों? नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर लगती है और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ होगा, तो नॉर्मल का वर्क 0 ही आना है हमेशा। और स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगी? हाफ के एक्स, इनिशियल कितना था? 0 माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। इधर से आया mgh इक्वल्स टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। इधर से कितना आया? 2mg बाई k का रूट। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? सामने वेलोसिटी ले ली थी। 2mgh, वही कह रहे, कुछ कुछ लोचा हो गया था। बोलो आ गया? यस सर। एक क्वेश्चन और दें?
Yes, sir. Yes, sir. चलो देखो, एक क्वेश्चन सिंपल सा है। देखो, ये एक बना दिया हमने इस तरीके का एक स्लाइडर। यहां से छोड़ा गया एक पार्टिकल को m मास के, ये h हाइट है, ठीक। यहां से कितनी दूर जाके रुकेगा ये? फाइंड x वेयर पार्टिकल विल स्टॉप। इधर पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, पूरी सरफेस पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। फाइंड x वेयर m विल स्टॉप। देखते हैं आप इसको कैसे करते हो। वेलोसिटी वेलोसिटी नहीं, जीरो से छोड़ा गया था उसको। Sir, mu. म्यू दिया गया ना? नहीं सर, एक्स नॉट की वैल्यू म्यू। नहीं नहीं नहीं, अबे एक्स, देखो एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखो सब लोग, कि कभी भी जैसे जो चीज पूछी जा रही है, तो जो भी आप आंसर बताओ उसकी यूनिट और जो आंसर पूछा गया उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए, या डायमेंशन जिसको कहते हैं वो डायमेंशन सेम होनी चाहिए। आप हमें बता रहे हो म्यू इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और यहाँ पूछा क्या गया एक्स, तो एक्स की डायमेंशन इज एल, बट म्यू इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो कैसे दोनों एक दूसरे को कंपेयर करा दोगे आप, बताओ? ठीक है, चल करो इसको। h बाई म्यू सर। देखते हैं। देखो बेटा एक बात बताओ, ये इनिशियल सिचुएशन थी, एच बाई म्यू किसने बताया? उत्कर्ष ने। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। अब चेंज इन, यहाँ पे भी जीरो वेलोसिटी है, वहां पे भी जीरो वेलोसिटी थी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाई mg प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन, और तो प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल। नॉर्मल का वर्क होना नहीं, क्योंकि नॉर्मल हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लगता है। फ्रिक्शन का वर्क कितना हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 0 माइनस 0। mg ने mgh वर्क किया, और म्यू mg x, mg से mg कट जाएगा, x इक्वल्स टू h बाई म्यू। वेरी गुड, चल गुड। किसका आया था? हमारा सर। गुड, शाबाश बेटा। चलो आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट देखो, चलो नेक्स्ट है हमारा अगला एक क्वेश्चन। चलो सोच के बताना। अच्छा, ये एक ट्यूब थी, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू था। यहां से एक पार्टिकल को छोड़ा गया जिसका मास था m। ये ट्यूब है, वर्टिकल ट्यूब है। तो यहां से ये पार्टिकल पहले घूम घूम के नीचे आएगा, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, घुमड़ घुमड़ के लास्ट में यहां पे रुक गया, रुक गया। क्या आप बता सकते हो इस पूरी प्रोसेस में, r इसकी रेडियस है, इस पूरी प्रोसेस में वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना होगा?
जो भी था उसका अगला। हाँ, माइनस म्यू mg2r माइनस म्यू mg2r म्यू एम जी इंटू 2r। देखते हैं, गलत है बेटा। क्यों ऐसे ऐसे गया वो, घूम घूम फिर के घूम फिर के घूम फिर के। तो इनिशियल वेलोसिटी है क्या? जीरो छोड़ा। सोचो, तो इसमें क्या किया जा सकता है? क्या इसमें हम ये कर सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाई, क्या क्या लिखोगे, फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाई रेट mg प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल। तो वर्क डन बाई नॉर्मल कितना है? 0। mg का वर्क डन कितना है? mg इंटू 2r। फ्रिक्शन का वर्क, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा? 0 माइनस, अब यहाँ पे लिख सकते हो 0 माइनस 0 इक्वल्स टू वर्क डन बाई फ्रिक्शन प्लस mg2r प्लस 0। करेक्ट है? तो क्या लिखोगे? वर्क डन बाई फ्रिक्शन इक्वल्स टू mg2r। बोलो, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? सर डिस्टेंस सिर्फ 2r ही क्यों होगी? अबे mg का वर्क पूछ रहे हैं हम, म्यू यू से कोई लेने देना नहीं है। वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकाल पाना बहुत मुश्किल है। तो अभी पूछा तो वही था आपने। क्या बेटा? सर इस तरह सर वो सर नीचे जस्ट तो रुकेगा नहीं सर, थोड़ा आगे भी तो बढ़ेगा सर। हाँ बिल्कुल, यहाँ से आगे जाएगा, फिर यहाँ घूमड़ के आया, फिर ऐसे घूम 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 के फाइनली यहाँ रुका है ना। तो कितनी बार यहाँ वहां गया, कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालते रहेंगे यार, और कैसे हम वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालेंगे? परेशान हो जाएंगे। नॉर्मल रिएक्शन पता नहीं है कुछ भी, कैसे निकलेगा? नॉर्मल रिएक्शन से म्यू एम जी आता, फिर वो बड़ा ताम झाम होता। ठीक है, तो ऐसे निकाल पाना मुश्किल था, ऐसे एक लाइन में आ गया। देखो, नॉर्मल का वर्क कुछ होना नहीं है, mg का वर्क यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना है? mg इंटू 2r प्लस के साथ 0 काइनेटिक एनर्जी का चेंज था, वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो कहते हैं छोड़ दिया, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन इक्वल्स टू माइनस mg2r। यस सर। हाँ, ये गलत हो गया था बेटा। ठीक है, तो ठीक है बेटा, फिर इतना ही रखा जाए। हम यहाँ 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं आपको, जिन्हें होमवर्क के लिए करना है। 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं, चलो इधर करो। एग्जाम्पल नेक्स्ट, ये HW है। होमवर्क में आपको ये करना है बेटा। देखो, होमवर्क में करना क्या है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, ये यहां से h है। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, ये स्मूथ है। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, ये हो गया। दूसरा है, ये लिख लिया था, ऐसी हवा में सुन रहे हो? लिख लिया था। केस का स्टिफनेस है। नेक्स्ट एक आध क्वेश्चन और दें? यस सर। चलो देखो, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी, स्प्रिंग ऑलरेडी दबी हुई थी x0। यहां तक की सरफेस स्मूथ थी, इसके आगे की जो सरफेस है वो है रफ। ठीक है, बताना नेचुरल लेंथ से कितनी दूर जाकर रुकेगा ये ब्लॉक। फाइंड x वेयर पार्टिकल विल स्टॉप। पार्टिकल लिख लो या ब्लॉक लिख लो। कितनी दूर जाके रुकेगा, करेक्ट है? तो ये हो गया आपका होमवर्क। ठीक है, चलो लिख लिया इसको। चलो, तो इतना ही रखें बेटा आज हम लोग। क्यों बेटा, इतना ही रखा जाए क्या? यस सर।
थैंक यू सर। चलो थैंक यू बेटा। चलो ठीक है फिर, बाय।